ये बुक मैंने आप लोगों को भेज दी थी, इसका नाम है वाइले HTML एंड CSS, और ये हमने आज शुरू करनी है। अच्छा, ये इसके जो राइटर हैं वो जॉन डकेट हैं, बड़े मशहूर राइटर हैं और बड़ी फेमस बुक है इनकी ये। अच्छा, इसमें चैप्टर नंबर 1 आज हम शुरू करेंगे, दैट इज़ स्ट्रक्चर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम वो देखते हैं और थोड़ी सी हम कहानी सुनते हैं कि इंटरनेट है क्या। ठीक है, वेबसाइट क्या है, इंटरनेट क्या है। अच्छा जी, ये वाली बात आ गई कि हाउ पीपल एक्सेस वेब। अच्छा, लोग सबसे पहले तो सवाल ये कि वेब क्या भला है, बाद में समझेंगे कि हाउ पीपल एक्सेस वेब। वेब क्या चीज़ है, किसी को अंडरस्टैंडिंग है? थोड़ा सा दो चार बातें, दो चार जुमलों में बताएं कि क्या समझ आता है आपको। वेब जब नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? वेबसाइट आती है। व्हाट इज़ वेबसाइट? कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए। बोलो भाई, बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है। सर वेबसाइट एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग। डेटा ट्रांसफ़र करने का ज़रिया है वेबसाइट। और बताओ जी, वेब जब सुनते हो, वेबसाइट सुनते हो, जहन में क्या बात आती है? जी, ऑनलाइन कोई काम काज करने के लिए। ऑनलाइन कोई काम करने के लिए। अच्छा, वेब यार जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, वो कहते हैं जाल को। सही है, जाल समझते हो ना, जाली। जी। अभी मैं बल्कि यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ आपका जो सही है, वेब या नेट, जो इस तरह की जाली होती है ना। और स्पेसिफिकली जो वेब है ना, वो जो मकड़ी का जाला होता है जो, उसको हम कहते हैं वेब। देख रहे हो, ये सब लोगों ने देखा हुआ है, इसको कहते हैं वेब। अब ये जो वेब है, ये तो वेब कुछ और ही खुल गया, web.whatsapp खुल गया। ये जो वेब है, ये तो मकड़ी का जाला है। तो हमारा जो इंटरनेट है ना, उसको भी वेब इसीलिए कहते हैं कि वो भी इसी जाल की तरह है। कैसे भला? देखो, बहुत गौर से और बहुत तवज्जो से सुनो, ये गेट खुला हुआ क्यों है? यार ये गेट बंद करो, पीछे ही बैठ जाओ तुम, पीछे ही बैठ लो। अगर कुछ काम नहीं है तो पीछे ही बैठ जाओ। बहुत गौर से सब लोग सुनो, आपस में बातें नहीं करो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखो, ये बात समझ नहीं आएगी ना, कोर्स ही समझ नहीं आएगा। कर क्या रहे हो जब यही समझ नहीं आएगा? ठीक है, मैं ये बता रहा था कि जो वेब है, मकड़ी का जाला है। जो हमारा जो वेबसाइट है या इंटरनेट है, ये इन नामों को समझ लो। सही है, क्योंकि हमारे टीचर थे, वो कहते थे कि यार नाम के अंदर ही आधी कहानी छुपी हुई होती है। ठीक है, नाम की अहमियत, बहुत अहमियत है नाम की। अल्लाह ताला ने भी, जो सूरह बकरा ना सबसे पहली सूरत है कुरान की, उसके अंदर अल्लाह ताला ने यही बात की है कि हमने जो है ना आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। तो वो नाम सिखा दिए का क्या मतलब है? वो नाम सिखा दिए का ये मतलब है कि पोटेंशियल इल्म हमारे अंदर डाल दिया ना। देखो, हमारा जो ह्यूमन नॉलेज सिस्टम है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का पूरा नॉलेज सिस्टम है, वो किस पे चलता है? वो नामों पे चलता है। जैसे मैं अभी तुम्हारे सामने कहता हूँ हेयर ड्रायर, तो तुम्हारे जहन में एक चीज़ की फ़ोटो आ गई। अब हेयर ड्रायर से मुताल्लिक़ जितनी भी नॉलेज सीखते जाओगे, वो उसके साथ एसोसिएट करोगे। समझ रहे हो? मैं तुम्हारे सामने एक नाम लेता हूँ चार्जर, तो तुम्हारे साथ शायद जहन में मोबाइल का चार्जर है या गाड़ी का चार्जर है, उसके मुताल्लिक़ फिर सारी डिटेल तुम्हारे जहन में। तो इंसान, ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो पूरी नॉलेज बेस है हमारा, वो नामों से एसोसिएट है। हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं, उसको किसी न किसी नाम के साथ एसोसिएट करते हैं।
जैसे आपको पता चला कि अच्छा यार ये जो डेल का मॉनिटर है ये, तो आपने इसको एक नाम के साथ एसोसिएट किया। आपको पता है इंसान की एक एक हड्डी, एक एक रगों का ना नाम है। जो आपकी हथेली की स्किन है इसका अलग नाम है, हथेली के पीछे जो स्किन है इसका एक अलग नाम है, आपकी जो चेहरे की स्किन है इसका नाम है, होंठ की स्किन अलग होती है उसका नाम है, पैर की स्किन अलग होती है, ठीक है, इस जगह की जो स्किन है वो अलग होती है। इन तमाम स्किन के नाम है अलग अलग मेडिकल साइंस के अंदर, एक एक हड्डी के। आपको पता है हाथ के अंदर ये 6-7 हड्डियाँ होती हैं, यहाँ से लेके छोटी से लेके बड़ी तक, उन सब के नाम है, बोलोगे तो दिखा भी दूंगा। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी जो चल रही है ना इस वक्त, इंसानियत ने जो इल्म सीखा है वो नामों के साथ एसोसिएट है। तो हम आज पहले नाम का मतलब समझोगे तो बाकी के जो कुछ सीखोगे वो इस नाम के साथ एसोसिएट कर पाओगे। तो इंटरनेट जो है ना, वर्ड इंटरनेट जो है, ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का एक जाल है। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का क्या मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर मेरे पास ये कंप्यूटर है और मेरे पास एक दूसरा कंप्यूटर है, मैं इन दोनों को तार से जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। इंटरकनेक्टेड का क्या मतलब है कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 से जुड़ा हुआ है और 2 जो है वो 1 से जुड़ा हुआ है। ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर है। अब इस जाल में अगर मैं एक तीसरा कंप्यूटर ऐड कर दूँ तो 3 कंप्यूटर हो जाएंगे। तो ये 3 इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर हो गए, ठीक है। तो दुनिया का हर कंप्यूटर एक तार के ज़रिए आपस में जुड़ा हुआ है। जब मैं इंटरनेट की तार ला के लगाता हूँ ना अपने कंप्यूटर के अंदर या वाईफाई से कनेक्ट होता हूँ, तो मेरा कंप्यूटर दुनिया के तमाम कंप्यूटर से जुड़ जाता है और ये एक जाल की सूरत बन जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ना, यहाँ पे इंटरनेट, सही है, तो कुछ इस तरह की शक्ल बन जाती है कि बहुत सारे राउटर होते हैं, बीच में स्विच होते हैं, फिर एक कंप्यूटर होता है, फिर अगला होता है, फिर अगला कंप्यूटर होता है, ठीक है। इस तरीके की कोई शक्ल बन जाती है। जैसे यहाँ पे आप देखो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स की बहुत सारी यहाँ पे शक्ल नज़र आ रही है कि सर्वर्स भी हैं उसमें, लैपटॉप भी हैं, प्रिंटर्स भी हैं, मोबाइल फ़ोन भी हैं। बेसिकली ये सारे कंप्यूटर है ना। मोबाइल फ़ोन इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटिंग डिवाइस है। राउटर इज़ अ कंप्यूटिंग डिवाइस। आपका ये वाला जो कंप्यूटर है ये भी कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट के ऊपर जुड़ी हुई हैं, हमारा भी कंप्यूटर उससे जुड़ जाता है जब हम इंटरनेट की तार लगाते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, गूगल के कंप्यूटर से बात करना शुरू कर देता हूँ। जब मैं कहता हूँ google.com तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, गूगल के कंप्यूटर से बात कर रहा होता हूँ, ठीक हो गया। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा वर्ड इंटरनेट का क्या मतलब है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का एक जाल। अच्छा, वेब भी इसी को कहते हैं। वेब क्योंकि वो शक्ल वेब जैसी बन जाती है उसकी, अगर सारे कंप्यूटर जोड़ दें ना एक साथ तो उसकी शक्ल वेब के जैसी बन जाती है, तो उसको कहते हैं वेब। अच्छा, अब वेब जो है ना, अब अगर दोबारा मैं वापस जाऊं वेब के ऊपर, अब देखो ये वेब है ना, इसके अंदर बहुत सारी साइट्स हैं। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर में एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है। ऐसे ही है ना, आपस में क्योंकि जुड़े हुए हैं। मैं 10 कंप्यूटर हैं आपस में यूँ जुड़े हुए हैं, तो वो जाल की सूरत इख्तियार कर जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे 6 कंप्यूटर ये पड़े हैं, 4 ये पड़े हैं। अब मैं इन 6 कंप्यूटर से एक एक तार निकाल के उनमें सब में जोड़ना शुरू कर दूँ, तो ऐसे यूँ तार की जाल बनी। समझ रहे हो, ये इस तरह कनेक्टेड है आपस में ये सारे कंप्यूटर। तो हर एक कंप्यूटर जो है ना एक साइट है। साइट कहते हैं जगह को, ठीक है। साइट कहते हैं किसको, जगह को। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट कहते हैं कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वो जगह, क्योंकि अभी तो वो जगह बनी नहीं है ना। डॉलमेन मॉल बन रहा है, वो तो बनने के बाद उसका नाम रखेंगे कि ये डॉलमेन मॉल है। जब तक वो बन नहीं जाता, जब तक वो क्या है, वो कंस्ट्रक्शन साइट है। सही है, कंस्ट्रक्शन साइट है, अभी उस बना नहीं है कुछ, अभी उसका नाम नहीं रखा गया। तो ये एक कोना है, ये एक कोना, ये एक क्या है, एक साइट है। इस पूरे जाल के अंदर एक कंप्यूटर है। तो आप जो भी वेबसाइट विज़िट करते हैं, www.facebook.com, जब आप लिखते हैं आपके सामने एक वेबसाइट खुलती है, तो ये इस इतने बड़े जाल के अंदर क्या है, ये कोई एक कंप्यूटर है जिससे आप बात कर रहे होते हैं। वहाँ से वो पूरा का पूरा डेटा उठ के आपके कंप्यूटर में आ रहा होता है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि यार वेब क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी लुक एट द कोड to build the website, it is important to consider different ways people access web to clarify some terminologies. कह रहा है अब ये वेबसाइट जो है उसको विजिट किस किस तरह से किया जाता है।
जो वेब है इसके ऊपर, जो वेब एक वर्ड होता है ना सर्फिंग, सर्फिंग किसको कहते हैं अंग्रेज़ी में? अंग्रेज़ी में सर्फिंग कहते हैं स्लिप होने को। जैसे वो बर्फ़ के अंदर लोग सर्फिंग कर रहे होते हैं, पानी के अंदर सर्फिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे वो तख्ता सा होता है उस पर बैठ के और ऐसे जा रहे होते हैं। तो सर्फिंग भी बेसिकली यही होता है कि उस जाल में आप इधर उधर फिर रहे हैं, ठीक है। ब्राउजिंग, वर्ड ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है? ब्राउजिंग का मतलब होता है देखना। जैसे हम एक बुक मेरे हाथ में, उसके मैं पन्ने पलट रहा हूँ ऐसे ऐसे, ये जो अमल होता है इसको हम कहते हैं ब्राउजिंग। या मैं किसी मॉल में गया हुआ हूँ, किसी स्टोर में गया हुआ हूँ, इम्तियाज़ के जैसा स्टोर है, वहाँ पे मैं डिफरेंट जगहों पे घूम के और बस देख रहा हूँ सामान को, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ब्राउजिंग। तो इंटरनेट पे भी जब हम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं उसका क्या मतलब होता है कि वो पूरा जाल है, हम इधर से उधर एक दूसरे कंप्यूटर पे फिर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्फिंग और ब्राउजिंग एक ही चीज़ के दो नाम हैं ये। तो सबसे पहला तो ब्राउज़र्स हैं, उस पर हम देखते हैं, वेबसाइट उस पर विजिट होती है। सबसे कॉमन है, आप लोगों ने सबने मोबाइल पे जो वेबसाइट वगैरह खोलते हैं या कंप्यूटर पे खोलते हैं वो यूजुअली ब्राउज़र पे खोलते हैं। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तीनों वेब ब्राउज़र्स हैं, ठीक है। सब लोगों ने नाम सुना है गूगल क्रोम का। अच्छा, उसके अलावा वेब सर्वर्स। वेब सर्वर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो भी वेबसाइट विज़िट कर रहे होते हैं जा जाके, ठीक है। वो कैसे कर रहे होते हैं? वो क्रॉलर्स की सूरत में कर रहे होते हैं या वो सर्च इंजन की सूरत में कर रहे होते हैं। जैसे गूगल है, गूगल का जो सर्च इंजन है उसके पीछे बेसिकली एक सर्वर लगा हुआ है, उसको क्रॉलर कहते हैं। क्रॉलर का मतलब क्या होता है? रेंगना, जो मकड़ी होती है ना, जो मकड़ी जो यूं 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 करके चलती है उसको कहते हैं क्रॉल करना, यानी कि रेंग रही होती है मकड़ी। तो वो क्या करता है, वो क्रॉलर का काम क्या होता है? वो पूरे वेब में ना यूं यूं करके रेंगता है और हर वेबसाइट को देखता है जाके, और सबकी इंडेक्सिंग करता है, ठीक है। तो सर्वर के ज़रिए भी वेबसाइट तक पहुँचा जा सकता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ तो उस पर ह्यूमंस भी आएंगे, उस पर क्रॉलर्स भी आएंगे, सर्वर्स भी आएंगे, वो भी देखेंगे मेरी वेबसाइट को, ठीक है। उसके अलावा डिवाइसेस, जो एक्सेसिबिलिटी की डिवाइसेस होती हैं उनके थ्रू भी एक्सेस किया जाएगा इस वेब को, ठीक है, जिसमें स्क्रीन रीडर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अच्छा, ये वैसे डिवाइसेस जो ये बात कर रहा है, ये बात कर रहे हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिवाइसेस की। छोटी स्क्रीन वाली डिवाइस, बड़ी स्क्रीन वाली, एंड्रॉयड, iOS, सही है, आईफोन, मैक, लिनक्स, ये मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस आएंगी। तो हम क्या करते हैं, एक सर्टेन रेंज तक जो है डिवाइसेस को सपोर्ट देते हैं, स्क्रीन साइजेस वगैरह XYZ। अच्छा, फिर कुछ हार्डवेयर एक्सेस करेंगे ना, जो उसमें स्क्रीन रीडर हो सकता है, हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी। जो नाबीना लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्क्रीन रीडर के थ्रू वेबसाइट को विजिट करते हैं। इंटरनेट जब उन्होंने चलाना होता है तो वो स्क्रीन रीडर के थ्रू उसको इस्तेमाल करते हैं। वो करता कुछ भी नहीं है, छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, एक शार्क करके एक सॉफ्टवेयर का नाम है, 4-5 इनके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं बाय द वे, ठीक है, जिसमें से 2 जो है अवार्ड विनिंग है, पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड हैं, 2 इसमें से जो FDA अप्रूव्ड हैं, जो यूज़ करते हैं लोग। तो वो जब इंस्टॉल होता है ना कंप्यूटर में, वो पूरे कंप्यूटर का नक्शा ही बदल देता है, वो उसको पूरे नाबीना लोगों के लिए उसको ना ऑप्टिमाइज़ कर देता है वो, ठीक है। तो स्क्रीन रीडर के थ्रू भी आपके जो वेबसाइट है उसको विज़िट किया जाएगा। अच्छा, इसके बताने का क्या मकसद है? इसके बताने का मकसद ये है कि आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ एक तो पता लग जाए। जैसे इसमें टर्मिनोलॉजीज़ हमने वेब ब्राउज़र सबसे पहले सीखा। वेब का मतलब वो जाल जो इंटरनेट है, ब्राउज़र का मतलब है कि ब्राउजिंग करने की चीज़ है वो। ब्राउजिंग मैंने आपको बता दिया, इधर उधर देखने को कहते हैं ब्राउजिंग, ठीक है। उसके अलावा क्या आपने वेब सर्वर्स, वेब सर्वर क्या, किस चीज़ को कहते हैं, कोई बता पाएगा? कोई आइडिया किसी को कि वेब सर्वर्स क्या होते हैं? किसी वेबसाइट के पीछे जो पूरा डेटा जिसमें चल रहा होता है, जिस कंप्यूटर में। देखो, सर्वर जो है ना, अगेन नाम के अंदर सारी कहानी छुपी हुई है। वर्ड सर्वर अंग्रेजी में किस चीज़ को कहते हैं? सर्व करने वाले, ठीक है, सर्व करने वाले। सर्व करने का क्या मतलब है? पेश करना, सही है। या अगर जो मैं कह रहा हूँ वो अगर सामने से बंदा कर दे तो वो इट मीन्स कि ही इज़ सर्विंग मी। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम उसको कहते हैं, ऑर्डर देते हैं हम उसको कि यार ये खाने आप लेकर आ जाएं। तो जब वो लेकर आ जाता है तो वो बेसिकली ला के मुझे सर्व करता है, मेरे सामने रखता है ना जब, तो मेरी बात पे अमल कर रहा होता है वो। तो मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो कर दे सामने वाला, तो इट मीन्स कि वो मुझे सर्व कर रहा है, ठीक है। खाना भी सर्व कर सकता है, चाय भी सर्व कर सकता है, कोई दूसरी चीज़, कोई मतलब खुशबू वगैरह, कोई गिफ्ट भी सर्व कर सकता है किसी को, कोई गिफ्ट पेश कर रहा है। तो सर्व करने वाले को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं सर्वर, ठीक है। अच्छा, सर्वर एक नाम भी होता है, वो अलग है, उसका क्या मतलब होता है पता है किसी को? मुझे भी नहीं पता।
सही है, तो ये उर्दू वाला सर्वर नहीं है, ये इंग्लिश वाला सर्वर है। तो अब दोबारा से पढ़ते हैं इस वर्ड को, वेब सर्वर। अब जो वेब का जो जाल था ना, उसमें ये सर्वर लगा हुआ है, सही है। सर्वर उस जाल पे बैठा हुआ होता है और लोगों की रिक्वेस्टों को फुलफिल करता है। जैसे मैंने कहा ना कि facebook.com जब मैं लिखता हूँ तो मैं उस वेब के अंदर मौजूद हज़ारों कंप्यूटर में से किसी एक कंप्यूटर से बात कर रहा होता हूँ। तो जिससे मैं बात कर रहा होता हूँ ना, जिस कंप्यूटर से, वो सर्वर होता है। वो एक ख़ास तरह का कंप्यूटर होता है जिसको इस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया होता है कि जब मैं उससे बात करूँ ना, मुझे जवाब दे। ठीक है, क्योंकि जैसे अब ये मेरे सामने भी इतने सारे कंप्यूटर पड़े हुए हैं, मैं इससे बात करूँगा ना, ये मुझे जवाब नहीं देगा, क्योंकि ये उसको उस हिसाब से सेटिंग नहीं की गई इसकी। तो सर्वर जो होता है वो भी एक कंप्यूटर होता है, आम कंप्यूटर होता है, कोई फ़र्क नहीं होता है एक आम कंप्यूटर और सर्वर में। उसके अंदर एक ऐसा सेटिंग की गई होती है कि वो जवाब देता है। जब मैं उसको सवाल करता हूँ उससे, वो मुझे जवाब देता है, मुझे सर्व करता है, मेरे रिक्वेस्ट को सर्व करता है। और अगर नहीं सर्व कर पाता, कोई मैंने ऐसी बात कर दी जिसका उसके पास जवाब नहीं है, तो वो कहता है 404। अक्सर आपने देखा होगा, कभी लिखा आ जाता है स्क्रीन पे। तो जब अगर उसके पास जवाब नहीं होता मेरे सवाल का, तो वो मुझे 404 कह देता है कि यार नॉट फाउंड, कि मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं। ठीक है, तो हमने ये वेब सर्वर का वर्ड सीख लिया। स्क्रीन रीडर मैंने आपको बता दिया एक सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, इसको अभी थोड़ा सिंपल ही रखते हैं। अब अगली बात है कि हाउ वेबसाइट्स आर क्रिएटेड। ये तो पूरी आपको एक नक्शा खींच दिया कि इंटरनेट है क्या। वेब पूरा एक जाल है, उसके ऊपर छोटे छोटे कंप्यूटर लगे हुए हैं। कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो जवाब देते हैं, जैसे ये सारे कंप्यूटर हैं ना, 12, 15, 50 जो भी कंप्यूटर पड़े हैं यहाँ पे, ये कंप्यूटर सारे उस जाल का हिस्सा हैं, लेकिन ये जवाब देने वाले कंप्यूटर नहीं हैं। कुछ कंप्यूटर जवाब देंगे, उनको हम कहेंगे सर्वर। जो जवाब नहीं देते उनको हम कहते हैं, उसको कंप्यूटर कह सकते हैं जैसे। ठीक है, तो ये पूरा एक नक्शा खींच दिया गया आपके सामने। अब अगली बात कि अब जो एक उस पर एक कंप्यूटर है, जो सर्वर है, जो जवाब देता है, उसमें वेबसाइट उसको कहते हैं हम, वो उस जगह को हम वेबसाइट कहते हैं, वहाँ पे हम जाके विजिट करते हैं। तो वो कैसे बनती है? अब ज़रा जूम इन हो गया है। पहले बर्ड आई व्यू से देख रहे थे हम, ऊंचाई से देख रहे थे, अब ज़रा जूम इन कर लिया हमने, एक हिस्से पे फोकस कर लिया कि अब वेबसाइट कैसे बनती है। ऑल वेबसाइट्स यूज़ HTML, CSS, but content management system, blogging software and e-commerce platform often add few more technologies into mix। अच्छा, कह रहे हैं कि यार बड़ा बोल्ड क्लेम है इनका ये कि ऑल वेबसाइट यूज़ HTML एंड CSS। HTML और CSS दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो दुनिया की हर वेबसाइट में लगी हुई होती है, चाहे वो वेबसाइट किसी भी टेक्नोलॉजी पे बनी हुई हो। ठीक है, HTML, CSS ऐसी चीज़ है जो कभी भी माइनस नहीं कर सकते आप एक वेबसाइट के अंदर से, ये उसमें ज़रूर होगी। अच्छा, बट कह रहे हैं कि कुछ और भी ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, कुछ ब्लॉगिंग साइट्स हैं, वो क्या करती हैं, HTML, CSS के साथ कुछ और भी चीज़ें मिला के बनाया जाता है उसको। लेकिन अभी वो नहीं जिक्र किया कि वो जो चीज़ें मिलाते हैं वो क्या होती हैं। लेकिन ये बात क्लियर हो गई कि HTML, CSS तमाम वेबसाइट में इस्तेमाल होता है। ये बुक दो चीज़ें पढ़ाती है, HTML और CSS। तो ये जो बुक है ना, ये आप कंप्यूटर साइंस की किसी भी फील्ड में चले जाओ, इस बुक में मौजूद जो चीज़ है ना, वो आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी उसकी। ठीक है, इवन आप अगर वेब डेवलपमेंट में नहीं भी आते, आप मोबाइल ऐप की तरफ चले जाते हो, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, उसमें भी HTML आती है। ठीक है, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरफ चले जाओ, उसमें भी HTML आएगी आपके पास। HTML आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बनाओगे आप, दुनिया का किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर, उसमें HTML घूम फिर के आ जाएगा। सही है, इवन स्मार्ट वॉच के अंदर भी कोई ऐप बना रहे होते हैं ना, उसमें भी कभी कभी HTML आ जाता है। HTML आपकी जान कभी भी नहीं छोड़ेगा। सही है, आगे देखते हैं जी। What you see, how it is created in HTML5 and CSS3। अच्छा, जब आप किसी वेबसाइट की तरफ देखते हैं, ठीक है, when you look at a website, it is most likely that your browser will be receiving HTML, CSS from the web server। तो HTML क्या चीज़ है? वो कह रहे हैं कि जब कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, तो असल में वो वेबसाइट नहीं उठ के आती पीछे से, वो जो सर्वर है, वेबसाइट के अंदर सर्वर है, हम जिससे बात करते हैं, वो हमें भेजता है HTML। हमारे ब्राउज़र में आके वो रेंडर होती है, और जो चीज़ हमें दिख रही होती है वो हमारे ब्राउज़र के अंदर बन रही करेंगे हम, वो है HTML5। ठीक है, इसी तरह CSS का जो वर्जन है वो क्या है, सबसे लेटेस्ट, वो CSS3 है।
अच्छा, HTML5 और CSS3 जो हम पढ़ रहे हैं, ये पुराने वर्जन से कैसे मुख्तलिफ है? इसके अंदर कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ नए काम हैं जो हो जाते हैं जो इससे पहले वाले वर्जन में नहीं होते थे। अब वो कौन से काम है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमें खुद ही पता लग जाएगा। जब यहाँ पे हम एक एक करके HTML के टैग्स पढ़ाना शुरू करेगा हमें, तो वो बताएगा कि यार ये जो टैग है ये सिर्फ HTML5 में ही होता है, इससे पहले वालों में नहीं होता। अच्छा, ये कहानी समझ आ गई। ये देखो, इसने जो वेब का जो है ना, हाउ द वेब वर्क्स, इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के भी दिखाया है कि एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है न्यूयॉर्क में, एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, एक पड़ा हुआ है नॉर्थ अमेरिका में, और उससे ये बैक एंड फोर्थ बातचीत होगी कि मैंने facebook.com लिखा, अमेरिका के एक सर्वर पर रिक्वेस्ट गई, वहाँ से HTML का पेज उठ के मेरे पास आ गया। ठीक है, क्योंकि वो सर्वर था, उसने जवाब दिया मुझे। अच्छा, आ जाओ भाई आगे। ठीक है, ये भी इन्होंने यही वाली बात की है कि इंटरनेट की जो कम्युनिकेशन है वो होती कैसे। देखो, मैं इसको आसान करके समझाता हूँ, यहाँ पे तो थोड़ी सी मुश्किल बात की हुई है। ये जो वेब है ना हमारा, इसके ऊपर जो हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम कहते हैं IP एड्रेस। सही है। तो शुरू में जब ये इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया था, और शुरू में जब वेबसाइट पे मुझे पहुंचना होता था, किसी भी वेबसाइट पे मुझे पहुंचना होता था, जैसे facebook.com इज़ अ वेबसाइट, ठीक है, उस पर जब मुझे पहुंचना होता था तो मुझे उसका एड्रेस याद होना चाहिए होता था। अभी तो एड्रेस क्या है, facebook.com। शुरू में एड्रेस ऐसा नहीं होता था, वो होता था IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस कैसा दिखने में होता है? IP एड्रेस दिखने में ऐसा होता है, 6-7 डिजिट का एक नंबर होता है। सही है, अक्सर देखा होगा तुम लोगों ने ऐसा, इस तरह का कुछ। तो IP एड्रेस दिखने में कुछ इस तरह के एड्रेसेस होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, नंबर्स से बने हुए एड्रेस होते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। तो एड्रेस इस तरह का जो था ना, उसको याद रखना काफ़ी मुश्किल होता था। अच्छा, अभी भी वो एड्रेस मौजूद है अपनी जगह, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। उसके ऊपर डोमेन नेम का रैपर चढ़ गया है। जैसे facebook.com जब मैं लिखता हूँ तो वो असल में क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है उसी एड्रेस में, और फिर वो आगे जाता है। सही है। कैसे कन्वर्ट होता है वो, जो यहाँ पे इन्होंने इस डायग्राम में समझाया हुआ है कि जब हम facebook.com लिखते हैं या google.com लिखते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट पहले जाती है DNS सर्वर पे। अब DNS सर्वर क्या है? उसी जाल में मौजूद एक कंप्यूटर है, एक ख़ास तरह का कंप्यूटर जिसको DNS सर्वर बोला जाता है। वो उसमें क्या है कि जितनी भी वेबसाइट है ना, facebook.com, google.com, linkedin.com, github.com, उन सब के अगेंस्ट क्या एड्रेस है उसका वो लिखा हुआ है। सही है, क्या एड्रेस है उसका वो लिखा हुआ है। तो पहले रिक्वेस्ट वहाँ जाती है निकल के, वहाँ से वो उठाती है उसका IP, और फिर आगे सफ़र करती है और उस IP तक पहुँचती है, उस एड्रेस तक पहुँचती है, फिर वहाँ से HTML का पेज लेके वापस आती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली बात बताई जा रही है। अच्छा, ये DNS के सर्वर कौन लगाता है? ये आम तौर पे हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, ISP जो है हमारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसने लगाया हुआ होता है। जैसे PTCL ने एक लगाया हुआ होगा, कनेक्ट वालों ने एक लगाया हुआ होगा DNS सर्वर। ठीक है, हम खुद अपने घर पे भी लगा सकते हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी DNS सर्वर भी हैं जिनसे हम सर्विसेज भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है रिक्वेस्ट पहले हर दफ़ा निकल के DNS पे जाती है, तो DNS जितना फास्ट होगा मेरा इंटरनेट भी उतना अच्छा चलेगा, क्योंकि जब भी मैं कोई क्लिक दबाता हूँ वो पहले DNS में पहुँच जाता है निकल के, और फिर वहाँ से आगे जाता है। ठीक है, तो DNS अगर मेरा फास्ट होगा तो क्या होगा, ओवरऑल इंटरनेट की स्पीड मेरी तेज़ हो जाएगी। तो इस वजह से लोग कस्टम DNS भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने भी एक अपने पास ये Cloudflare यूज़ किया हुआ है, तो ये DNS भी देता है मुझे और VPN भी है, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट भी सेटिंग में जो DNS लगा हुआ है वो किसका लगा हुआ है, वो Cloudflare का लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह गूगल वालों ने भी एक DNS अपना बनाया हुआ है, आप वो यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर लें। तो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने अपने DNS बना के और छोड़े हुए मार्केट में। तो कभी भी क्या होता है कि आप अगर कोई एड्रेस लिखते हैं इंटरनेट पे कभी भी, तो वो सबसे पहला जो करीब तरीन उसको DNS समझ आता है।
जैसे अगर मेरा PTCL का कनेक्शन है, इंटरनेट का कनेक्शन मेरा PTCL का है अगर, तो वो PTCL के अपने DNS सर्वर पे सबसे पहले जाएगा। वहाँ जाके वो देखेगा कि जैसे मैंने लिखा abc.com, तो वो ये देखेगा कि abc.com के अगेंस्ट वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है या नहीं है। सही है, कोई एड्रेस वहाँ पे मौजूद है या नहीं है abc.com के अगेंस्ट। अगर वहाँ पे abc.com के अगेंस्ट कोई एड्रेस मौजूद होगा तो क्या करेगा वो, उस एड्रेस पे चला जाएगा। और अगर abc.com के अगेंस्ट वहाँ पे कोई एड्रेस नहीं होगा तो क्या करेगा वो एरर दे देगा। वो वहाँ से बाहर निकल के वो करीब तरीन कोई और DNS ढूंढेगा। वो देखेगा कि आसपास मुझे कोई करीब में कोई दूसरा DNS मिल जाए जहाँ से मैं ये abc.com का IP एड्रेस पकड़ लूँ। सही है, तो वो आसपास 2-4 DNS सर्वर पे घूम जाएगा। अगर उसको फिर भी नहीं मिलता है तो वो बोलेगा भाई एरर कैन नॉट रिजॉल्व, या 404 बोल देगा और वो चुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो ये है पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, इंटरनेट जो वर्क कर रहा है वो इस सिस्टम के ऊपर, इस तरीके के ऊपर वर्क कर रहा है। अच्छा, तो अब ये डोमेन नेम की ज़रूरत क्यों पड़ी है हमें? क्योंकि मेमोरेबल होता है, याद रखना आसान होता है। ठीक है, अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं है, जस्ट आपके पास सर्वर है, तो आप IP एड्रेस पे फिर भी चलते रहते हैं। तो ये दोनों तरीके मौजूद हैं। आज भी पूरा IP के थ्रू मैं पूरा इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब मैं facebook.com ना लिखूँ, उसके अगेंस्ट जो IP है मैं वो लिख दूँ, खुलेगा फेसबुक ही। ठीक है, अब अगर मैं जैसे अगर जाके चेक करता हूँ, मैं जाके चेक करता हूँ अगर कि यार फेसबुक की IP एड्रेस क्या है। सही है, फेसबुक का IP एड्रेस जो है वो ये है। मैं पिंग करूँगा तो वो पिंग पे भी आ जाता है। मैं टर्मिनल खोलता हूँ, ये टर्मिनल खोला मैंने, इसको मैंने जूम इन किया। ये मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। facebook.com। सही है, पिंग एक कमांड होती है टर्मिनल की, विंडोज़ पे भी होती है, मैक पे भी होती है। इससे क्या होता है, वो उसका IP एड्रेस, क्योंकि बातचीत करता है ना, ये है तो वैसे किसी और काम के लिए, लेकिन इस पर मुझे इसका IP एड्रेस पता लग जाता है। अब देखो, ये IP एड्रेस मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, और कॉपी करके मैं ब्राउज़र पे लेके जाऊँगा, लिखूँगा, फेसबुक ही खुलेगा। ये मैंने IP एड्रेस कॉपी किया और मैंने ये खोल दिया, तो ये फेसबुक ही खुलेगा। लेकिन वो कह रहा है कि यार मुझे जो है ना, मैं ज़रा अपने पेज का नाम लिख दूँ ताकि मेरा होम पेज ना खुले। ठीक है, प्रोसीड। खुला फेसबुक ही है, देखो एरर आ गया है वो कुछ, लेकिन खुला फेसबुक ही है। अब इसी तरीके से जो है वो गूगल का भी IP एड्रेस होगा कुछ। सही है, ये चलो लिंक्डइन का, linkedin.com। सही है, इसका IP एड्रेस ये है। रुक गया। सही है, ये लिंक्डइन का मैंने IP एड्रेस लिखा है, HTTPS नहीं लगाया मैंने। सही है, ये मैंने लिखा और मैंने एडवांस किया और मैंने प्रोसीड कर दिया। अच्छा, ये नहीं खुल रहा, किसी वजह से नहीं खुल रहा होगा। ठीक है, गूगल का भी देख लेते हैं। सही है, गूगल का तो खुल गया। IP एड्रेस लिखा मैंने, देखो इसको मैंने बंद किया, नए टैब में किया, IP एड्रेस लिखा, एंटर किया, google.com। तो ये बात समझ आई कि आज भी वो IP एड्रेसेस अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन कुछ हमने देखा कुछ वेबसाइट ना डायरेक्ट IP से हमें अलाउ नहीं कर रही। मे भी कोई उनका सिक्योरिटी रिस्क होगा, सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि वो समझ रहे होंगे कि यार ऐसा कौन बंदा होगा जो IP से लिख के आ रहा हूँ। ठीक है, इस वजह उन्होंने कहा यार डोमेन नेम से ही हो, IP से ना हो। मे बी कोई इस तरह का रीज़न हो सकता है। तो हमने ये देखा कि हाउ इंटरनेट वर्क्स, कि इंटरनेट काम किस तरह करता है। ये एक पहले बिगर पिक्चर हमने देखी कि वेब क्या होता है, फिर उसके अंदर हमने देखा कि एक वेबसाइट क्या होती है, फिर जब हम उससे बातचीत करते हैं, जब हम उस वेबसाइट को खोलते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। ये 3 स्टेप में एक बहुत बड़ी स्टोरी हमने समझ ली है।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ से शुरू हो जाता है। जी कोई सवाल है? सर ये इंटरनेट में भी एक आईपी एड्रेस आता है, तो इसका क्या वेबसाइट पे बता दोगे? इंटरनेट में आईपी एड्रेस और इंटरनेट में भी एक आईपी एड्रेस लिखा आता है ना, इंटरनेट जब भी करें। हाँ, वो आपके कंप्यूटर का एड्रेस होता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर भी तो उस पूरे जाल का हिस्सा है ना। तो आपके कंप्यूटर का भी एक एड्रेस होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। आप इंटरनेट निकाल दो, वो आईपी एड्रेस गायब हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर इसी तरह लोकल आईपी एड्रेस भी होता है। अब ये इसकी बहुत डिटेल है, अब पूरी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैं अगर इस कमरे में अगर जो कंप्यूटर मौजूद है, अगर जो है वो उसमें इंटरनेट की तार नहीं लगी हुई, ठीक है, लेकिन आपस में वो जुड़े हुए हैं, तो ये भी तो एक नेटवर्क है ना। ये भी क्या है, एक लोकल, इसको कहते हैं लोकल नेटवर्क। सही है, या इसको इंट्रानेट भी कहते हैं, कि यहाँ पे मैंने 15-20 कंप्यूटर को तारों से आपस में जोड़ दिया, तो इनका आपस में भी क्या है, आईपी एड्रेस है। इनका आपस में क्या है, अब इनको एक कंप्यूटर से मुझे दूसरे कंप्यूटर में कोई फाइल भेजनी है, मैं भेज सकता हूँ। उसके लिए मैं कैसे भेजूँगा फाइल? आईपी एड्रेस के ज़रिए। ठीक है, तो वो जो आईपी एड्रेस तुम कह रहे हो ना कंप्यूटर में, वो हर कंप्यूटर में होता है, क्योंकि हर कंप्यूटर में इंटरनेट का तार लगाने की जगह मौजूद है। तो तार ना भी लगी हुई हो ना, तो उसका फिर भी एक अपना आईपी होता है। अगर, क्योंकि इंटरनेट का उसमें मोडेम लगा हुआ है ना, तो इसकी वजह से वो अगर नहीं भी उसमें कोई तार लगी हुई ना, अगर आपके कंप्यूटर में कोई इंटरनेट की तार नहीं लगी हुई, आपस में भी जुड़ा हुआ नहीं है, वो कुछ भी नहीं, बिल्कुल अकेला कंप्यूटर है, तो उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है, 192 और 127 पता नहीं इस तरह करके होता है, लोकल होस्ट का जो आईपी एड्रेस है। मैं भूल गया अभी। लोकल होस्ट का जो आईपी एड्रेस है ना, ये होता है उसका। अगर किसी कंप्यूटर में कुछ भी ना लगा हो तो उसका अपना एड्रेस ये होता है। सही है, अगर वो किसी जगह पे उसने अपने आप को रेफ़र करना है, जैसे मुझे अपने आप को रेफ़र करना है, तो मैं कहूँगा ना यार इंज़माम ये कर रहा है, तो अगर कंप्यूटर को कभी अपने आप को रेफ़र करना होता है तो उसकी ये आईपी एड्रेस होता है। सही है, तो हर कंप्यूटर का क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है उसका, भले वो अगर इंटरनेट से ना भी जुड़ा हुआ हो ना, तो फिर भी उसका एक अदद आईपी एड्रेस होता है। अच्छा, तो ये हमने समझा। और किसी का कोई क्वेश्चन जो अभी तक हमने बात समझी है, उसमें कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? HTML और CSS लैंग्वेज है, ये भी कोई है ना बनाएंगे किसी ने, जिस तरह वेबसाइट बनती है इस तरह ये लैंग्वेजेस भी बनती है। जी, लैंग्वेज तो बनाई है किसी ने। देखो लैंग्वेज ना, उर्दू लैंग्वेज किसने बनाई है? किसी ने बनाई है इतना पक्का है कि किसी ने तो बनाई है। इंग्लिश लैंग्वेज है, किसी ने तो बनाई है। किसने बनाई होगी, क्या लगता है? इतनी पुरानी है, पता ही नहीं है किसी को किसने बनाई है। हो सकता है पता भी हो, कोई पता नहीं है चाइनीज़ है, इतनी पुरानी लैंग्वेज है, किसी को पता ही नहीं किसने बनाई है, लेकिन किसी ने तो बनाई है ना, खुद तो नहीं बन गई। तो बेसिकली जैसे उर्दू लैंग्वेज है ना, उर्दू लैंग्वेज के बारे में तो मैं बताता चलूँ मैं। लफ्ज़ उर्दू होता है ना, उसका मतलब होता है लश्कर, क्राउड। ठीक है, तो उर्दू उसको लश्करी ज़ुबान भी कहते हैं। तो असल में होता ही था कि जब आज से 100-200 साल 300 साल पहले, क्योंकि उर्दू तो यही कहानी है ना, मतलब 200-300 साल पहले की स्टोरी है उर्दू, तो उससे पहले तो उर्दू नहीं होती थी। बहुत जदीद ज़ुबान है, बहुत लेटेस्ट ज़ुबान है ये। ठीक है, ऑन अदर एंड जो अरबी है या इंग्लिश है, ये पुरानी है उसके मुकाबले में। ठीक है, इंग्लिश जो है वो निस्बतन अगर देखा जाए तो उर्दू के मुकाबले में इंग्लिश एक पुरानी ज़ुबान है, अरबी एक पुरानी ज़ुबान है। तो जब ये अरब लोग आते थे, बर्र सग़ीर आते थे, ठीक है, और जो इराक़, ईरान, इस तरह करीब करीब के जो भी मुल्क थे, शाम थे, तो वहाँ पे जब ट्रैवल करते थे ना ये लोग आपस में, तो अब उसमें कुछ हिंदू भी हैं और कुछ उसके अंदर जो है वो आपके पठान भी हैं। जो अब उस वक्त तो खैर पठान नहीं, उस वक्त तातारी कहते थे इनको। पठानों को जो है पहले, जो इनका पुराना नाम है वो उनको तातारी कहते थे, बाद में पता नहीं किसी ने उनको पठान कहना शुरू कर दिया। तो उसमें जो मुख्तलिफ़ इलाके के लोग होते थे ना, वो इलाकाई ज़ुबान तो उनकी होती थी, बट वो आपस में भी जो कुछ बात करनी है उन्होंने, तो वो टूटी फूटी कुछ एक दूसरे की ज़ुबानें सीख के ना आपस में बात करते थे। तो इस तरह से वो टूटी फूटी ज़ुबानें मिल मिला के उर्दू बन गई। तो इसीलिए आप नोट करेंगे कि उर्दू में हर ज़ुबान का लफ्ज़ शामिल है। जो ये आसपास के जितने मुल्क हैं ना, अरबी के हज़ारों वर्ड अरबी के ना शामिल हैं उर्दू में। ठीक
ठीक है, फ़ारसी के हज़ारों वर्ड शामिल हैं उर्दू के अंदर, तो आपके हिंदी के वर्ड शामिल हैं बहुत सारे, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका और भी जो छोटी ज़ुबानें हैं, पश्तो वगैरह में, पंजाबी में भी आप देखेंगे कि उर्दू के साथ सबका जो है ना मिलाप होगा, एक ऐसा लगेगा कि यार आसान सी ज़ुबान है। तो उर्दू इस हिसाब से डिज़ाइन की गई थी कि हर कोई सीख जाए। लश्कर में जैसे चल रहा है ना, बंदे साथ चल रहे हैं, आपस में बात करने के लिए बनाई थी। फिर ये शायरों के हाथ चढ़ गई, उन्होंने भी खूब इसके मज़े लिए। तो अब ये एक ऐसी कम्युनिकेशन का मीडियम है कि एक दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है जो उर्दू को बोलता और समझता है, ठीक है। जिसमें हमारे पड़ोस में इंडिया शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, ठीक है। आपका ईरान इराक़ में समझी जाती है, चाइना में समझी जाती है, ठीक है। चाइना में लोग उर्दू बहुत लोगों को आती है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे लोगों को इंग्लिश आती है, इस तरह चाइना में लोगों को उर्दू आती है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है दुनिया का जो उर्दू को बोलता और समझता है, ठीक है। तो सवाल तुम्हारा ये था कि यार ये HTML को किसने बनाया होगा। पहले तो फिर अगेन वही बात है, नाम के अंदर कहानी है सारी। तो HTML क्या है, पहले तो ये बताओ बनाया किसने, उसके पार भी आते हैं। HTML जो एक लैंग्वेज है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब, सवाल है ना ये। देखो ये सारी चीज़ें पता होंगी ना, एकदम जहन क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सब समझ आ जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मतलब, हाइपर का मतलब गुस्सा, टेक्स्ट का मतलब जो कोई चीज़ लिखा हुआ है, गुस्से वाला टेक्स्ट, सही है। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, गुस्से वाला टेक्स्ट। और मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप क्या है, मार्कअप का मतलब निशान लगाना, बहुत अच्छी बात है। जैसे मार्कर कहते हैं कि मार्क करने की चीज़ है, तो मार्कअप का मतलब किसी चीज़ को मार्क कर दिया मैंने, मार्क अप या मार्क डाउन। तो हमने क्या देखा, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट, गुस्से वाला टेक्स्ट, और मार्कअप लैंग्वेज है, यानी निशान लगाने की ज़ुबान है। तो मार्कअप जो होता है ना, जैसे हम जर्नल बनाते थे 9-10 में, जर्नल बनाते हैं जो, उसके अंदर जो जो चीज़ें हम करते हैं वो सब मार्कअप्स हैं असल में। कि एक ब्लू मार्कर से हेडिंग डाली, उसके नीचे आपने अंडरलाइन लगा दिया, वो मार्कअप है। अंडरलाइन का कोई मतलब थोड़ी है, अंडरलाइन का कोई मतलब नहीं है, बट आपने उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करके उसको मीनिंगफुल बना दिया, ठीक है। उसको आपने थोड़ा साइज़ में बड़ा करके लिखा तो उससे वो लग रहा है कि हेडिंग है। उसका जो कलर है वो भी कुछ ना कुछ बता रहा है। तो उसमें पहले था सिर्फ टेक्स्ट, पहले जो है वो सिर्फ टेक्स्ट था, लेकिन जब आप उसको मार्कर से और मोटा करके और नीचे हेडलाइन लगा के उसके लिखते हैं, तो फिर वो उसका एडिशनल मीनिंग बता रहा होता है उसकी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मार्कअप कहते हैं, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, मार्कअप कहते हैं। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट की जहाँ तक कहानी है ना, हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा टेक्स्ट जो रिस्पॉन्स करता है, मतलब उसको मैं टच करूँ तो वो सामने से कुछ करे, ठीक है। जैसे कि लिंक होता है कोई, देखिए एक वेबसाइट होती है, उसमें टेक्स्ट भी होता है और हाइपर टेक्स्ट भी होता है। टेक्स्ट होता है उसको आप रीड करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, कुछ नहीं होता, रीड कर सकते हैं लेकिन आप उसको, लेकिन कुछ लाइन ऐसी होती है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं, लेकिन जब उस पर हाथ लेके जाते हैं ना, क्लिक करते हैं, तो वो पेज खुल जाता है या कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो जो टेक्स्ट आपको इस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा हो ना, कि उसको आप टच करें, क्लिक करें तो कुछ हो, उस तरह के टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। अच्छा, ये हाइपर टेक्स्ट सफ़े पे नहीं हो सकता। जो जर्नल की मैंने मिसाल दी आपको, हाइपर मार्कअप लैंग्वेज की जो मैंने आपको मिसाल दी, कि भाई जर्नल में जो भी कुछ हम बना रहे होते हैं वो क्या होता है, सारा का सारा, यार किसको मेरी इतनी शिद्दत से याद आ रही है यार, ये फ़ोन मैंने असल में लिया है भी नहीं यार, मुझे पता नहीं है कि साइलेंट कैसे होगा। वॉल्यूम की कम करें, नीचे आएगा। अच्छा, हाँ यार, ये बड़ा कौन था जीनियस, ये तो उसने सही बताया। ये वॉल्यूम की जैसी मैंने नीचे किया ना, तो ये मेरे पास 3 वॉल्यूम आ गए। अब इसमें से कोई एक रिंगिंग वॉल्यूम होगा, मैंने सभी बंद कर दिए, अब नहीं बजेगा ये, राइट। थैंक
यू सो मच यार। जो मेरे पास जो पहले फ़ोन है दूसरा, उसमें अगर मैं वॉल्यूम का बटन दबाऊँ ना तो साइलेंट हो जाता है। इसमें वॉल्यूम के बटन से साइलेंट नहीं हो रहा है। पता नहीं यार क्या बना रहे हैं चाइना वाले, उल्टी सीधी चीज़ें। सर वो आईफोन एंड्रॉइड हाँ, नहीं एंड्रॉयड में भी हो जाता है, मेरे घर पे भी एंड्रॉयड फ़ोन है बहुत सारे। तो क्या कहते हैं, उसमें भी अगर मैं वॉल्यूम का बटन दबाऊँ, किसी की कॉल आ रही तो साइलेंट हो जाए। अब ये पता नहीं क्या इन्होंने बनाया है, इतना बड़ा सा पीछे इसके ना, ये क्या ना, 4 कैमरे इसके अंदर हैं, और मतलब इसका साइज़ देखो यार, किसी को बनना है ना किसी को फेंक के मारे ना बंदा तो शायद काम ही हो जाए उसका। और हालत ये है कि वो बेसिक फंक्शन है कि यार मैं वॉल्यूम का बटन दबाऊँ तो कॉल साइलेंट हो जाए, यार वो काम ही नहीं करता। पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा, रैम इसके अंदर 12 GB रैम है। अच्छा सही है, 12 GB। और जो चलता है ना ये, तो बस क्लिक करो तो फिर पता नहीं थोड़ी देर में ही जवाब आता है। मतलब एक्सपेंडेबल होती है ना 6 वो, GB काम की 6 GB एक्सपेंड हाँ 6 GB इस तरह का वो चक्कर है। वो डब्बे पे इतना बड़ा बड़ा 12 GB लिखा हुआ है इसके, और ऐसे क्लिक करो ना तो थोड़ी देर में रिस्पॉन्स करता है, अनरिस्पॉन्सिव है। हालांकि 12 GB रैम में तो उसको बहुत रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, प्रोसेसर भी अच्छा है, लेकिन बस यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। तो मुझे तो लगता है अंदर एक ही है सब कुछ, ऊपर की बॉडी ना नई नई बनाते हैं हर दफ़ा ये, और वो जो बड़े बड़े ऐसे कैमरे के ना कट आउट्स बना देते हैं अंदर, पता नहीं होता भी है कि नहीं होता अंदर कैमरे। तो यार मुझे तो बड़ा गुस्सा आया इसके ऊपर जब मैंने बटन दबाया ना वॉल्यूम का, अभी अभी थोड़ी देर पहले, साइलेंट नहीं हुआ यार, हद है यार। तो खैर हम क्या बात कर रहे थे, हम हाइपर टेक्स्ट की बात कर रहे थे। तो मैं ये बता रहा था आपको कि हाइपर टेक्स्ट जो है ना वो सफ़े पे नहीं हो सकता। जर्नल आप बना रहे हैं, फिजिकल सफ़ा आपके सामने पड़ा हुआ है, फिजिकल पेज पड़ा हुआ है, उस पर तो हाइपर टेक्स्ट नहीं हो सकता ना भाई, कि उस पर टेक्स्ट पे मैं हाथ रखूँ तो वो कुछ करे सामने से, या हो सकता है? मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोगों का भी यही ख्याल है। ये सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर के अंदर हो सकता है। जैसे मैं अभी इस बुक में ना बहुत सारा टेक्स्ट ऐसा होगा जिस पर मैं क्लिक करूँगा तो शायद वो मुझे ना कुछ करे, वो कुछ रिस्पॉन्स करे। ठीक है, कहीं ना कहीं पे किसी वेबसाइट का कोई लिंक में दिया हुआ होगा इन्होंने। ठीक है, अभी तक तो मुझे ऐसा कोई हाइपर टेक्स्ट नहीं दिखा। इस बुक में हो सकता है क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी है, ये कंप्यूटर के अंदर खुली हुई है। तो वेल वापस आ जाता हूँ मैं। तो हाइपर टेक्स्ट जो होता है उसका मतलब ये होता है कि किसी टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँ, वो कुछ करे, या तो वहाँ कोई मेन्यू खुल जाए, या तो वो किसी दूसरे पेज पे ले जाए मुझे, या किसी दूसरी वेबसाइट पे ले जाए, या क्लिक करने से कोई इमेज खुल के आ जाए सामने, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करे। और मार्कअप लैंग्वेज ये मैंने बता दिया। तो अच्छा, तो अब हमने क्या सीखा कि HTML से मैं वो सारी चीज़ें बना सकता हूँ जो मैं एक सफ़े पे हाथ से बना सकता हूँ। एक सफ़े पे जो मैं हाथ से जो भी चीज़ें बना सकता हूँ वो मैं सारी चीज़ें HTML से बना सकता हूँ। अब हम समझते हैं इंटरनेट की थोड़ी सी हिस्ट्री कि ये इंटरनेट आया कहाँ से और ये है क्या भला। ये तो बता दिए कि क्या है, लेकिन ये कहाँ से आ गया, ये हुआ क्या। देखो यार, आज से कुछ अरसे पहले तक ना जो मार्केटिंग होती थी वो पर्चे के ज़रिए होती थी, पम्फलेट जिसको कहते हैं। सही है, ये अखबारों के ज़रिए होती थी। अच्छा, फिर किसी बंदे ने ये आइडिया निकाला, इंटरनेट तो आ चुका था उस वक्त, वेबसाइट वगैरह ये बाद में बनना शुरू हुई है, इंटरनेट पहले आ गया था। इंटरनेट बेसिकली जो बना था वो मिलिट्री वालों ने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बनाया था। ठीक है, और इंटरनेट का जो आइडिया है वो बहुत ही बेसिक आइडिया है। जो इंटरनेट का आइडिया है ना, ये तो वेब इतना बड़ा बन गया, वो तो हम देखते हैं, ये तो 6 तारे हैं इसमें। जो इंटरनेट की तार होती है उसमें 8 वायर्स होती हैं। हम समझते हैं ये 8 वायर्स में पता नहीं क्या होता होगा। तो इंटरनेट का जो आइडिया बड़ा बेसिक आइडिया है, जो मिलिट्री वालों ने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बनाया था। समझाता हूँ तुम्हें कैसे, क्या था वो इंटरनेट। व्हाट इज़ द अर्ली इंटरनेट लुक्स लाइक। अगर आपको अर्ली इंटरनेट में दिखाऊँ कैसा दिखता होगा, वो ऐसा दिखता था कि एक मोर्चा है यहाँ पे, अच्छा, और एक यहाँ से तार गई हुई है दूसरे मोर्चे तक, और वहाँ पे लगा हुआ एक बल्ब, और यहाँ पे क्या है, उसका बटन है। तो मैंने एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तार खींची, बटन यहाँ लगाया, बल्ब वहाँ लगाया। अच्छा, और मैंने प्रोटोकॉल सेट किया। प्रोटोकॉल ये मैंने सेट किया। प्रोटोकॉल समझते हो ना किसको बोलते हैं?
प्रोटोकॉल का मतलब होता है दो लोगों ने आपस में कोई बात तय कर ली है, दो लोगों ने आपस में कोई बात डिसाइड कर ली है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल मैंने ये सेट किया कि अगर मैं उसको एक दफ़ा बटन दबाऊंगा, जैसे मैं बटन पुश कर रहा हूँ तो वहाँ बल्ब जल रहा है, तो मैं अगर एक दफ़ा ऐसे पुश करूँ और छोड़ दूँ बटन को, तो इसका मतलब है कि सब ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो मैंने कहा कि हर 6 घंटे पे मैं आपको बताऊंगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। हर 6 घंटे पे मैं उसको एक दफ़ा यूँ करता हूँ और छोड़ दूँ। अच्छा, वो बल्ब भी हो सकता है, कोई बाजा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो ऐसी चीज़ के जब मैं दबाऊँ तो वहाँ पे मैसेज पहुँच जाए। ये क्या हो रहा है, ये मैसेज पहुँच रहा है भाई, ये मैसेज पहुँच रहा है। मैं यहाँ पे यूँ दबाता हूँ थोड़ी देर, वहाँ पे वो बजता है बाजा या बल्ब जलता है वहाँ पे थोड़ी देर, और मैं उसको छोड़ देता हूँ, बंद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या था प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कि सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा, इसी तरह अब मैंने एक दूसरा उसमें मैसेज बनाया। मैंने कहा कि जब मैं 2 दफ़ा दबाऊँ उसको ऐसे, एक दफ़ा दबाऊँ छोड़ दूँ, फिर दोबारा दबाऊँ और फिर छोड़ दूँ, तो इसका मतलब क्या है कि हमें हेल्प चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें हेल्प चाहिए, लेकिन हेल्प की सिवियरिटी क्या है, कम है। जैसे हमारा कोई खाना कम हो गया हमारे पास, कोई हमारा तेल पानी ख़त्म हो गया है, ठीक है, कोई और हमें छोटा मोटा इक्विपमेंट चाहिए, कोई मरहम पट्टी की दवाएं ख़त्म हो गई हैं वो चाहिए, सिवियरिटी कम है, ठीक है। 2 दफ़ा प्रेस करने पे हेल्प चाहिए हमें, लेकिन सिवियरिटी का, ये प्रोटोकॉल सेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रोटोकॉल तो इतना मुश्किल टॉपिक है, लोगों को समझ ही नहीं आता। हालांकि बात कितनी सिंपल है, आप देखो, प्रोटोकॉल सेट किया, आपस में दो लोगों ने बात तय कर ली है, लोगों को प्रोटोकॉल समझ ही नहीं आता, या समझाने वाला नहीं मिला। आप लोगों को समझाने वाला अच्छा मिला है। तो अच्छा, फिर इसी तरह मैंने 3 दफ़ा वाला बनाया कि मैंने कहा ऐसे यूँ दबाऊँगा छोड़ूंगा, दबाऊँगा छोड़ूंगा, और तीसरी दफ़ा भी दबाऊँगा छोड़ूंगा, ठीक है। तो जब वो 3 दफ़ा ऐसे बल्ब ऑन हो के ऑफ हो, तो इसका मतलब क्या है कि हमें हेल्प चाहिए और फौरी हेल्प चाहिए। हम पे हमला हो गया है, लाइक इस तरह की बात कि हम पे हमला हो गया है या कुछ ऐसा हुआ है कि हम बहुत इमरजेंसी में हैं, तो सिवियरिटी है। अब इस तरह मैं अनलिमिटेड मैसेज बनाता रहूँ, कोई मसला है क्या? अनलिमिटेड बनाता रहूँ, 3 4 5 6 10 12 15 बनाता रहा, कोई मसला ही नहीं। तो ये अर्ली इंटरनेट था, समझ आई है ये? इसमें कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब इस इंटरनेट को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अर्ली इंटरनेट सबसे पहला इंटरनेट। अब मैंने क्या किया, वहाँ से भी एक तार खींच के यहाँ पे भी एक बल्ब लगा दिया। ये 1 वे कम्युनिकेशन थी पहले, अब ये 2 वे हो गई। अब ये क्या हो गई? 2 वे कम्युनिकेशन हो गई। 1 वे से ये 2 वे हो गई। अब मैं जब उसको यहाँ से बोलूँगा ना कुछ, तो उसके पास भी कैपेबिलिटी आ गई, वो भी बटन दबा के मुझे जवाब देगा। अब जवाब का भी मैंने प्रोटोकॉल सेट कर लिया इसी तरह। जवाब का भी मैंने क्या कर लिया? प्रोटोकॉल सेट कर लिया इस तरह। ये थोड़ा सा वर्जन 2 आ गया इंटरनेट का। वर्जन 3 भी बताऊं? वर्जन 3 में ये हुआ कि इसकी एक लैंग्वेज बन गई। इसकी एक क्या बन गई? लैंग्वेज बन गई। बहुत सारी बल्कि लैंग्वेजेस बनी, उसमें से एक लैंग्वेज है सबसे मशहूर है मोर्स कोड। मोर्स कोड देखा है किसी ने? शक्ल कैसी होती है? जी हाँ, डॉट डॉट डैश। अब इन्होंने क्या किया इन्होंने बोला यार ये अब मैसेजेस क्योंकि ज़्यादा तादाद में आना जाना शुरू हो गया ना, मैसेज ज़्यादा तादाद में आना जाना शुरू हो गया मैसेज, तो उन्होंने बोला यार एक बंदा बिठाओ इस पर सबसे पहले। तो एक क्या करो, इस पर बंदा बिठाओ सबसे पहले। अच्छा, वो स्पीकर भी छोटा सा करके वो कान में लगा दिया उन्होंने यार इतना बड़ा स्पीकर है, पाँव बजता है, वो सब तंग हो जाते हैं। तो एक बंदे को साइड में कुर्सी लेके बिठा दिया, और दूसरे मोर्चे से वो बटन दबाता है तो उधर बाजा बजता है पाँव, और वो उसके कान में लगा था, ठीक है। ये उसकी लैंग्वेज है, सही है। पॉप या टीट या जो भी उस वक्त का बाजा था, मुझे नहीं पता। तो इसमें अब ये है, तो इसमें अगर ऐसे आवाज़ आएगी ना, मतलब मैंने 1 सेकंड के लिए बाजे को दबाया, ये समझ लो ये डॉट ना, ये 1 सेकंड है, और ये डैश जो है ये 3 सेकंड है। मैं 1 सेकंड तक टी बजाता हूँ और उसके बाद 3 सेकंड तक दबाता हूँ, तो इसका मतलब है ए। फिर उसके बाद गैप दूंगा, मैं 3 सेकंड का गैप दूंगा, फिर उसके बाद दबाऊंगा दूसरा तो ये बी, फिर तीसरा दबाऊंगा तो सी। ये लैंग्वेज है, मोर्स कोड है ये।
ये ऐसी लैंग्वेज है जिससे आज भी जो जेल में लोग बंद होते हैं ना, आपस में जो कैदी होते हैं, ख़तरनाक कैदी, अब उनके सेल दूर दूर होते हैं, अगर वो मुंह से बोलेंगे ना आवाज़ नहीं जाएगी, तो वो क्या करते हैं, वो इस मोर्स कोड के ज़रिए बातचीत करते हैं। कैसे करते हैं, वो कोई भारी चीज़ उठा के, और जाहिर है वो लोहे के पाइप लगे हुए हैं, दरवाज़ा लोहे का है, वो धाड़ 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 उस पर मारते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं इस कोड के ज़रिए। सही है, ये रियलिटी है, आज भी हो रहा है ये। अब जाहिर है अब वो बंद है, उसको अभी क्या कर सकते हैं। अब अगर वो मुक्का ही मारे यूँ दरवाजे पे तो उसको कोई रोक लेगा? वो आवाज़ तो हर जगह जा रही है वो, और वो जो सामने वाला है वो समझता है इसको। और जिन लोगों ने याद किए होते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है, ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। इसमें नंबर्स भी हैं, इसमें लेटर्स भी हैं, तो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ये मोर्स कोड दे के बिठा दिया उसको। अच्छा, उसका जो वो बटन दबाने वाला था ना, उसके बटन को भी ऐसा कर दिया कि वो आसानी से दबना लग जाए। अभी तुम्हें मैं दिखाता हूँ वो बटन कैसा हो गया। टेलीग्राफ कहते थे इसको, ऐसा हो गया ये बटन। ये देख रहे हो, ये यहाँ पे इसको प्रेस किया नीचे तो ये यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, और छोड़ दिया तो ये दब जाएगा। सही है। तो वो बेसिकली करता क्या था कि यहाँ पे ना ऐसे ऐसे दबा रहा होता था उंगली से। अभी कोई हाथ भी बना हुआ आ जाएगा ना, ये रहा देखो। तो ये समझ लो एक कीबोर्ड है जिसमें एक ही बटन है, एक ही की है इसमें, उसको वो ये टक 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 दबाते रहते थे। और ये इतने एक्सपर्ट हो जाते थे उसमें कि ये पूरा पूरा पेज एक जगह से दूसरी जगह भेज देते थे इसके ज़रिए। और कोड इनका वही होता था, मोर्स कोड। अच्छा, मोर्स कोड के अलावा भी और भी हैं, जैसे मोर्स कोड में ये है ना, कुछ और भी इसके अलावा कोड है। सिर्फ मोर्स कोड अकेला नहीं है, टेलीग्राफ से भेजे जाने वाले कोड जो हैं वो मोर्स कोड के अलावा और भी हैं, ठीक है। लेकिन मशहूर सबसे वो वाला हुआ है मोर्स कोड। तो ये इसको दबा दबा के क्या कर रहा हूँ अब एक बटन यहाँ लगा हुआ है जिससे वहाँ बाजा बजता है दूसरे मोर्चे में। मैं पूरा A4 का पूरा पेज लेटर इससे मैं पूरा वहाँ भेज देता हूँ। वहाँ एक बंदा कुर्सी लगा के बैठा हुआ है और कान लगा के बैठा हुआ है, वो सुनता है कान में और यूँ लिखता है उसको। पूरा A4 का पेज भेज दिया मैंने। अब वहाँ पे वो जो कुर्सी वाला था उसको मिल गया टेलीग्राफ, वो उठेगा उस पर्चे को जो उसने लिखा है वो ले जाके मेजर साहब को देगा। मेजर साहब उसको पढ़ेंगे और मेजर साहब उसी के पीछे उसका जवाब लिखेंगे, बोलेंगे यार ये वापस भेज दो। वो वापस कुर्सी पे आके बैठेगा, अब वो बटन दबाना शुरू करेगा, जवाब दे रहा है। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 पूरी लड़ी गई है, टेलीग्राफ का बहुत बड़ा रोल था वर्ल्ड वॉर 2 में, उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 में भी। फिर यही चीज़ है जो ये 2 वे कम्युनिकेशन जो है ना, यही चीज़ है फिर आगे जाके वो वॉइस की सूरत अख्तियार कर गया। जब अब एक बंदा बोलता है ना यहाँ से वायरलेस में, जब हम बोलते हैं, पहले तो वायरलेस वायर वाला तो होता था ना, तार वाला होता था, तो उन्होंने वो फिर वो क्लिक क्लिक ये हटा के ना टेलीग्राफ, इसकी जगह वो माइक लेकर आ गए। तो माइक में बेसिकली जब मैं बोलता हूँ तो क्या होता है, वो यही होता है भाई। वो भी माइक में भी जब मैं बोलता हूँ तो यही काम हो रहा होता है। अगर मैं तुम्हें माइक का मैं इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाऊं, अर्ली माइक वर्किंग, क्या बोलूँगा मैं इसको, इंटरनल स्ट्रक्चर। नहीं आया वो वाला माल जो मैं चाह रहा था। हाँ, ये रहा, ये चीज़ मैं देखना चाह रहा था। असल में ना माइक में देखो 2 तारें होती हैं। 2 क्या होती हैं? तारें होती हैं। एक तार ये नीचे लगी हुई है काले डब्बे पे। अभी मैं थोड़ा ना हाई लेवल पे बता रहा हूँ, तो कोई मुझे कोट ना करे कि सर आपने तो पता नहीं क्या बता दिया, ये तो असल में कुछ और होता है। ये बेसिकली 2 तारें होती हैं, हाई लेवल पे बात समझाने की बात है। एक नीचे लगी हुई है ये तार, और एक तार ना ऊपर मेम्ब्रेन में लगी हुई है। मेम्ब्रेन समझते हो? मेम्ब्रेन झिल्ली को कहते हैं। झिल्ली जो होती है ना, बारीक, एक बारीक पर्दा होता है वो। एक तार को नीचे लगा दिया मोटा सा ये ब्लॉक की सूरत में, और एक तार को ना बारीक पर्दा बना दिया उसका। बारीक पर्दा जो था उसका साइज़ है बड़ा, सही है। ये समझ लो 6 इंच का, 6 इंच की ऐसे प्लेट है पूरी है। अब जब मैं बोलूँगा ना कुछ, तो मेरी जो आवाज़ है जब वो उस पर्दे से टकराएगी तो वो क्या होगा, पर्दा हल्का हल्का इस पर नीचे टच होगा। पर्दा क्या होगा, हल्का हल्का नीचे इस पर टच होगा।
उसी सिग्नल को वो तारों के ज़रिए वहाँ लेके जाता है और वहाँ स्पीकर को उसी तरह टच करता है। तो जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो वहाँ पे आवाज़ चल रही होती है। बेसिकली जो आवाज़ हमारी जा रही होती है ना एक से दूसरी जगह, वो यही है, बटन दबाने वाला जो मैकेनिज़्म है ना, वही मैकेनिज़्म इसमें चल रहा होता है। लेकिन उसमें थोड़ी सी और रिफाइनमेंट आ गई, उसमें थोड़ी सी और फिल्ट्रेशन आ गई, उसमें बीच में और बहुत सारी जो है ना छोटी छोटी ट्विक्स उसके अंदर आ गए। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो है ना वो यही है, जो बटन यहाँ से दबा रहा हूँ और वहाँ पे वो टीट टीट बज रहा है। अब वो हाथ से नहीं दबा रहा हूँ बटन, बल्कि मैं मुंह से दबा रहा हूँ, और वो बटन इतना सेंसिटिव है कि उस बटन के आगे जब मैं बोलता हूँ ना तो मेरी आवाज़ के लगने से वो क्या होता है, वो बटन दबता है। मैं जितनी ज़ोर से बोलूँगा वो उतनी उसमें थरथराहट पैदा होती है, वो टच होता है, ठीक है। और फिर जब वहाँ पे वो एक स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर में भी क्या होता है, स्पीकर का भी आप मैकेनिज़्म देखोगे तो वो बड़ा सिंपल है, सही। ये तो माइक का मैकेनिज़्म दिखा दिया, स्पीकर का जो मैकेनिज़्म है वो इसका अपोजिट होता है। ठीक है, स्पीकर का मैकेनिज्म देखो क्या होता है। एक मैग्नेट स्पीकर में लगा हुआ होता है पहले से, स्पीकर में एक मैग्नेट पहले से लगा हुआ होता है। दूसरा जो मैग्नेट होता है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। दूसरा मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या, किस चीज़ को कहते हैं कि जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हटाते हैं तो वो मैग्नेट ख़त्म हो जाता है उसका, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेट सब लोगों को पता है, किसी के लिए कोई नई बात तो नहीं है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट नई बात है तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट कभी बनाया है घर पे किसी ने? नहीं बनाया। यूट्यूब पे जाके देखना इलेक्ट्रोमैग्नेट घर पे कैसे बनता है। नहीं, मैग्नेट के ऊपर कॉपर वायर लगा ली तो पहले से ही मैग्नेट है। बताता हूँ घर पे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनेगा। जो कील होती है ना स्टील की कील, उसके ऊपर 2 फीट की तार लोगे, क्या लोगे, 2 फीट की कॉपर की वायर, कोई सी भी कॉपर की वायर, 329 729 के अंदर जो बारीक वायर होती है ना, 2 फीट की वायर लोगे, उसको 6 इंच की स्टील की कील लोगे, उस पर लपेटोगे यूँ और उसको लपेट के जो छोटा घड़ी वाला सेल होता है, यार 1 मिनट, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट भाई, सही है। कोई भी स्टील की कील लोगे, उस पर तार लपेटोगे और उसको सेल के साथ ऐसे लगाओगे तो वो हल्का हल्का चिपकने लग जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन है कि कितनी तार हो, उसमें कितना बैटरी कितनी पावरफुल हो, तो कितना पावरफुल मैग्नेट बनेगा, वो कैलकुलेशन है इसकी, ठीक है। लेकिन इसको ये घड़ी वाले सेल के साथ ही लगाना, क्योंकि इससे बड़े सेल जो होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। घड़ी वाला सेल सबसे सेफ है, 1.5 वोल्टेज का होता है। इसको अगर तुम बाइक की बैटरी में लगाओगे ना या किसी गाड़ी की बैटरी में लगाओगे तो वो ख़तरनाक होता है, हाथ वाथ जल जाएगा उससे, ठीक है। तो घड़ी वाले सेल के साथ ही लगाना, किसी और सेल के साथ इसको नहीं लगाना, ठीक है। अगर जस्ट घर पे एक्सपेरिमेंट करने की बात है तो। बाकी अगर किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किसी प्रोफेशनल के साथ कर रहे हो तो फिर तो वो एक बात अलग है, ठीक है। तो इसको सिर्फ घड़ी वाले सेल के साथ लगाना, किसी और के साथ लगाओगे तो जिम्मेदार खुद होगे। सही है। ये देखो इसने ये लपेटा हुआ है ना इसको, तो इसमें देखो ये पिन चपक गई है थोड़ी सी। तो ये जो स्पीकर का जो मैकेनिज्म है ना हमारा, आप समझ गए होगा ना देख के, स्पीकर के अंदर कभी तो थोड़ा होगा, स्पीकर अंदर बारीक 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 वो कॉइल होती है एक, और उसमें कॉपर की वायर लिपटी हुई होती है। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि वो कॉपर की जो ये पर्दा लगा हुआ है और पर्दे के साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है। जैसे ही उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को करंट मिलता है ना तो वो क्या करता है, वो पर्दे को धप करके आगे फेंकता है, क्योंकि वो रिपल करता है ना अंदर वाले मैग्नेट से, वो अंदर वाले मैग्नेट से रिपल करता है, और जब मैग्नेट छूट जाता है तो वापस पीछे हो जाता है। ये पर्दा जो है जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक मिलता है तो ये जो मैग्नेट बन जाता है ये, और ये बाहर फेंकता है इसको, और जब मैग्नेट हट जाता है ये वापस अंदर चला जाता है। अब इमेजिन करो कि पीछे मेरे पास क्या है, एक बटन है, तो मैं उस बटन को जब भी दबाऊंगा धप से आवाज़ होगी कि वो बाहर आएगा, वो पर्दा है ना, उसके बाद अचानक झटका पड़ेगा, धप से आवाज़ आएगी, और जब बटन छोड़ूंगा पीछे हो जाएगा वापस। तो मैं बटन दबाऊंगा ना, जितनी देर दबाऊंगा धप 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 दे आवाज़ होगी यहाँ पर। और इसी की जगह अगर मैं वो वाला बटन लगा दूँ जो इतना सेंसिटिव है, मेरे बोलने से हिलता है वो, तो क्या होगा, वो यहाँ जब ये हिलेगा ना तो मेरी ही आवाज़ इसमें
रिफ्लेक्ट हो रही होगी, इतनी अच्छी तरीके से नहीं होगी, लेकिन अगर गौर से सुनेगा ना बंदे को पता लग जाएगा, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ तो वो मेरे बोलने से हिल रहा है, और जब जिस जगह पे मैं आवाज़ तेज़ कर रहा हूँ उस जगह पे ही टच हो रहा है, वो पीछे हट जा रहा है। तो बेसिकली जो हमारा जो मैकेनिज़्म है वॉइस को ट्रांसफ़र करने का भी वो यही है, वो बटन वाला ही सिस्टम है। तो अब इससे और आगे चलते जाओगे तो फिर ये मोबाइल की कम्युनिकेशन, ये 4G की कम्युनिकेशन, ये सबके पीछे यही प्रिंसिपल है, सबके पीछे प्रिंसिपल यही है। प्रोटोकॉल अलग अलग है, प्रोटोकॉल क्या है, अलग अलग है। ये इंटरनेट की जो 4 तारें हैं इसमें क्या होता है, ये कॉपर की वायर होती है ना बेसिकली, तो ये कॉपर की वायर होती है, तो इसमें जो सिग्नल जा रहे होते हैं ना वो करंट ऐसे हो रहा होता है, इसमें करंट ऑन ऑफ हो रहा होता है। इससे एक कंप्यूटर को समझ आता है कि दूसरा कंप्यूटर बोल क्या रहा है, ठीक है। तो पूरा इंटरनेट जो है वो इसी तरह चल रहा है। फिर इसी तरह जो फाइबर ऑप्टिक की केबल है, उसमें बेसिकली क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक की जो केबल है उसके अंदर ना रोशनी से होता है ये काम। जो मैं बटन दबाता था और करंट वहाँ जाता था और वहाँ बल्ब जलता था, मैं एक मोर्चे से बटन दबाता था, दूसरे मोर्चे में बल्ब जलता था, तो करंट जाता था ना, यहाँ से बिजली जाती थी उस मोर्चे तक। तो बिजली से जो काम होता था फाइबर ऑप्टिक में, अब वो काम रोशनी से होता है। कि फाइबर ऑप्टिक में क्या है, मैं एक कोने से रोशनी दाखिल करता हूँ, वो दूसरे कोने तक चली जाती है, भले तार बीच में कितनी भी मुड़ जाए, वो रोशनी सीधी जाती है, उस तार के साथ साथ घूमती है वो रोशनी, और वो रोशनी उस तार के साथ जाती है। मतलब मैंने यहाँ से एक तार खींची और मैं 10 किलोमीटर दूर ले गया, अब मैं यहाँ से उस तार के अंदर टॉर्च मारूंगा ना जब, तो वो उस कोने पे वो टॉर्च दिखेगा। फाइबर ऑप्टिक केबल लाइट को ट्रैवल करवाती है अपने अंदर से। तो जो काम बिजली से होता था ना, अब इस दौर में वो काम फाइबर ऑप्टिक के अंदर वो रोशनी से हो रहा है वो काम, ठीक है। पावर एफिशिएंट है, बिजली को इतनी दूर पहुंचाने में ज़्यादा एफर्ट लगती है, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू रोशनी को यहाँ से उतनी दूर पहुंचाने में कोई एफर्ट नहीं है, बहुत कम एफर्ट है। और रोशनी की रफ्तार भी बहुत है, आपको पता है बिजली की रफ्तार बहुत कम है, रोशनी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। तो इससे जो कम्युनिकेशन है उसकी स्पीड भी बढ़ गई है, क्योंकि आपने जैसे देखा कि मैं अब ऐसे टक 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 दबा रहा हूँ, पूरा A4 का पेज भेजूंगा अगर मैं मोर्स कोड के ज़रिए, अगर मैं मोर्स कोड के ज़रिए A4 का पूरा पेज भेजूंगा एक जगह से दूसरी जगह, तो कितना टाइम लगेगा, इमेजिन कर सकते हो ना, 2-3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर समहाउ मेरा जो बटन दबाने वाला उसकी हाथ की स्पीड भी तेज़ हो प्लस करंट की स्पीड भी तेज़ हो, अब तो वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है ना, एक दूसरे मैसेज जो भेज रहे होते हैं, तो स्पीड बहुत बढ़ गई है। फाइबर ऑप्टिक जैसे ही आ गया हमारे पास, स्पीड बहुत बढ़ गई है इसके आने की वजह से। खैर, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा जो है वो स्टोरी क्या सुना दी भाई कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट के पीछे बेसिक प्रिंसिपल है क्या, ये हमने सीखा। सही है, हमने क्या सीखा कि इंटरनेट की जो अर्ली किस्म थी वो जस्ट क्या थी कि एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे में बात करने के लिए इसको बनाया गया था, और फिर हमने थोड़ा सा इसका एवोल्यूशन देखा कि ये बढ़ते बढ़ते इसका वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 क्या आया, फिर आज का जो फाइबर ऑप्टिक है वो क्या है। बेसिक प्रिंसिपल सेम है सारा। तो जब ये इंटरनेट नया नया आया था तो ये असल में मिलिट्री के यूज़ के लिए था, ये बात हो रही थी। फिर कुछ किसी ने, जब ये कंप्यूटर पे चलने लग गया और सब कुछ होने लग गया, तो किसी ने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी हम कुछ पेजेस वगैरह बनाएं, ठीक है। पहले तो टर्मिनल पे चलता था ना, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट है ना, उसके ऊपर चलता था, लोग आपस में बात करते थे इंटरनेट पे। ये तस्वीरें वगैरह नहीं होती थी, अर्ली जो था ना, तस्वीरें वगैरह नहीं होती थी जिसमें वो बातचीत होती थी, लिख के बात करते थे। तो किसी ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, मार्कअप लैंग्वेज बनाते हैं, और उसके अंदर जो भी मतलब हाथ से पर्चा छापते हैं ना जो, उसको यहाँ पे छाप दिया करेंगे, और ये लोगों तक पहुँचाना भी इसको आसान है, ठीक है। उस वक्त लोगों के पास इतना इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं होता था, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस होता था जो या तो शौकीन होते थे टेक्नोलॉजी के, या तो जिनका कोई ना कोई काम होता था ऐसा इंटरनेट से। मिसाल के तौर पे कोई अगर मिलिट्री में जॉब है किसी की, तो उसके घर पे इंटरनेट लगा हुआ होता था और उसके हर वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन एक ऑन रहती थी, ताकि कोई भी मैसेज करे फ़ौरन वहाँ पे उसको मिल जाए। या सम टाइम जैसे अगर कोई किसी जगह का चीफ़ है किसी इदारे का, तो उसके घर के अंदर बाकायदा एक बंदा बैठा हुआ होता था और वो हर वक्त स्क्रीन खोल के बैठा रहता था कि अगर किसी भी दूसरी जगह से कोई मैसेज आए तो फ़ौरन दिख जाए उसको, ठीक है। तो ये इसका उस वक्त बेसिक यूज़ था इंटरनेट का, जब तक वेबसाइट वगैरह नहीं बनी थी। तो ये मार्कअप लैंग्वेज किसी ने डेवलप की, नाम नहीं पता मुझे किसने डेवलप की, देखना इंटरनेट पे पता लग जाएगा। और डेवलप करने के बाद
उन्होंने कहा कि जो पम्फलेट में चीज़ छपती है ना वही अब वेबसाइट में छपा करेगी, और इसको कमर्शियल यूज़ में इंट्रोड्यूस करवा दिया। इससे पहले तक इंटरनेट का कोई कमर्शियल यूज़ नहीं था। अच्छा, पर्चे को कैसे बांटते थे? जैसे मस्जिदों में, आप में से भी कुछ लोगों ने शायद देखा हो, मस्जिदों में पर्चे बंटते हैं जो, ठीक है, तो अब बहुत कम रह गया है, ये प्रोसेस भी बहुत कम रह गया है। वरना एक ज़माने में ये पर्चे इतने कॉमन होते थे कि लोग जहाज़ बुक करते थे इसके लिए। जैसे इस मोहल्ले में एक पर्चा बांटना है मुझे, तो एक जहाज़ बुक करते थे छोटा, उसमें थैला भर के ना ऊपर से यूं उड़ाते थे ताकि सब तक पहुंच जाए वो। तो जब आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने जापान पे एटम बम गिराया जब, तो एटम बम गिराने से कोई महीना 15 दिन पहले उन्होंने एक जहाज़ से पर्चे फेंकवाए थे वहाँ, जिस पे उन तमाम शहरों के नाम लिखे हुए थे कि जिस पे वो बम गिराने वाले थे। कोई 12-13 शहरों के नाम थे, और उसमें डेट और टाइम भी लिखा हुआ था कि इस शहर से शुरू करेंगे, इस तारीख को इस टाइम पे इस शहर पे बम गिरेगा। अगला उस पर था इस शहर में इस तारीख इस टाइम पे बम गिरेगा। उससे छोटे मोटे वो इक़दामात भी करने थे कि भाई अगर कोई बचना चाहता है इस हमले से तो वो शहर खाली कर दे, और इस तरह से जो इससे बचा जाएगा। तो ये चीज़ें उन्होंने लिख के वहाँ पे पर्चे से फेंकवा दी थी। तो इन्होंने उसको लाइटली लिया था, इन्होंने बोला यार खैर हो गई, कोई नहीं, क्योंकि एटम बम था ही नहीं ना उस वक्त, तो लोगों को पता ही नहीं था ये होता ही होता, यार ये है क्या, ये एटम बम क्या है ये। और जब पढ़ा तो फिर लोगों को रियलाइज़ हुआ, अमेरिका को खुद भी नहीं पता था बाय द वे, हाँ अमेरिका को खुद भी नहीं पता था कि इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे बम मौजूद हैं जिनका नहीं पता उसके बनाने वाले को कि ये फटेगा तो होगा क्या। जैसे हाइड्रोजन बम है, वो फटेगा तो क्या होगा किसी को भी नहीं पता है। इसी तरह और भी वेपन्स हैं जो पूरे जो है ना एक्सटिंक्शन लेवल के वेपन है वो, कि वो अगर वेपन अगर यूज़ हुआ ना, गलती से भी चल गया अगर वो, तो पूरी अर्थ प्लेनेट ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसका किसी को भी नहीं पता, वो टेस्ट ही नहीं हुआ क्योंकि उसको टेस्ट कर ही नहीं सकते। उसको टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ख़त्म, सब 0-0 हो जाएगा। तो उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते, इतने ख़तरनाक वेपन। तो अमेरिका को खुद भी नहीं पता था कि इतनी तबाही हो जाएगी। तो वो जब उन्होंने गिराया तो इनके भी हाथ पैर फूल गए, अरे ये क्या हो गया। तो इनको भी पता वाता था नहीं, तो इन्होंने उसको लाइटली लिया। उन्होंने बोला खैर है आने दो। वो आए जब, और दो शहरों पे जब उन्होंने बम गिराया, तो उस वक्त कोई जापान का था सदर या पता नहीं वज़ीर आज़म, उसका कोई सुजुकी करके कुछ, पता नहीं यामाहा करके कुछ नाम था उसका। नहीं, ये सुजुकी और यामाहा दोनों जापान में लोगों के नाम होते हैं, बंदों के नाम है ये बाय द वे। ये सुजुकी बेसिकली बंदे का नाम है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना खान होता है, मलिक होता है, तो ऐसे सुजुकी वहाँ पे, जैसे अब सोचो अनवर सुजुकी कैसा लगेगा। तो सुजुकी वहाँ पे उनका एक कास्ट है उनकी बेसिकली, और यामाहा भी इसी तरह। तो कोई सुजुकी यामाहा बंदा था कोई, उसने बोला कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, अभी हमें जो है ना इनको जो है ना जंगबंदी कर देनी चाहिए, वरना बड़ा नुकसान होगा। तो उसको लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आज भी वहाँ पे कि यार उसने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया उस टाइम पे। वरना अमेरिका बाद में उन्होंने बुक्स लिखी जो उस वक्त शामिल थे ना इस अटैक में, उन्होंने बुक लिखी कि हमने करना था, सब पे हमला करना था हमने। और उस पर बारे में एक और स्टोरी भी है कि वो कोई मेजर साहब थे, उन्होंने बोला था यार इसमें से ना कोई शहर हटवाया था उन्होंने कहा यार ये शहर हटा दे इसमें से। तो क्या क्यों हटा दे भाई? मैंने कहा यार मेरी जो वाइफ है ना उसको एनिवर्सरी पे मैंने वादा किया कि मैं इस शहर लेके जाऊँगा, बड़ा खूबसूरत है वो, तो ये हटा दे इसमें से भाई। तो ये भी एक बड़ी मशहूर उसकी स्टोरी है कि उसने जस्ट इस वजह से हटाया था कि मैंने यहाँ एनिवर्सरी पे मैंने जाना है, वो शहर हटवा दिया था, उसकी जगह दूसरा शहर लगवा दिया, हिरोशिमा और नागासाकी। तो हमने क्या सीखा कि इंटरनेट का जो कमर्शियल यूज़ था उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मार्कअप लैंग्वेज बनाई गई, जिसको हम आज HTML के नाम से जानते हैं। अच्छा, जब ये मार्कअप लैंग्वेज बनी तो वो जहाज़ से पर्चा गिराने वाला और गलियों में पर्चा बांटने वाला और दीवारों पे वॉल चॉकिंग और बैनर और पैनाफ्लेक्स और ये बिल बोर्ड, न्यूज़पेपर, इनके साथ साथ ये भी क्या बन गया, आहिस्ता आहिस्ता एक ज़राए इब्लाग में एक और नया ज़रिया शामिल हो गया, जिसको हम कहते हैं ना मास कम्युनिकेशन। जैसे टीवी है, उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन, कि टीवी जो है वो मासेस से कम्युनिकेट करता है, बहुत सारे लोगों से इकट्ठे मुखातिब होता है।
इसी तरह अखबार है, वो भी एक मास कम्युनिकेशन है। रेडियो उस ज़माने बड़ा फेमस होता था, तो ये अखबार, रेडियो, टीवी, पर्चा, पम्फलेट, तो उसमें एक ये भी इंटरनेट भी शामिल हो गया। और आज आप देखें, जब किसी ने इश्तहार चलाना होता है ना, फेसबुक पे चलाते हैं। आप भी यहाँ पे जो एडमिशन आपने लिया है वो फेसबुक के इश्तहार से लिया है। तो फेसबुक अब सबसे बड़ा ज़राए इब्लाग का ज़रिया है। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। अब ये नए ज़राए इब्लाग हैं। ये अखबार वगैरह अब कोई भी नहीं पढ़ता। अच्छा, तो आइडिया क्या था बेसिक, कि जो हाथ से पर्चा लिखा जाता है वही पर्चा इंटरनेट पे आ जाए। टाइम है ना हमारे पास अभी? अच्छा, टाइम हमारे पास कम है, तो वही पर्चा इंटरनेट पे आ जाए। अच्छा, फिर उसके बाद ये सारा कुछ सेटल हुआ कि अच्छा एक आईपी एड्रेस होगी और ये आईपी लिखेंगे तो क्या खुलेगा सामने। अच्छा जी, तो वो फ़ोटो खुल जाएगी एक। अच्छा, तो उस पर क्या लिखा हुआ होगा? शुरू में HTML में ज़्यादा होता नहीं था मंजन ये, उसमें बस एक हेडिंग होती थी, फ़ोटो वोटो होती थी छोटी मोटी, बस उसी पे ख़त्म थी कहानी। अब तो इसमें बहुत एडवांस किस्म की चीज़ें आ गई हैं। मतलब कितनी एडवांस किस्म की चीज़ें आ गई हैं, उससे आप आईफोन वालों की जो लैंडिंग पेज है वो आप देखें तो आप ये आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा तो उस पर ये उसके ऊपर जो है ना, आप देखें ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, ये नहीं, ये मेरे ख्याल है वो पेज जो अंदर वाला है ना उसके ऊपर वो आएगा, वहाँ पे नहीं आएगा। इसमें कुछ जगहों पे देखना, मैं स्क्रॉल करूँगा उस पर वो बिहेव करेगा, कुछ जगहों पे वैसे ही वो मूव हो रहा होगा, मूविंग पिक्चर्स होंगी। जैसे इसको मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ जगहें नीचे हैं इसमें, मुझे याद है कि जब मैं उसको स्क्रॉल करता हूँ ना तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है मेरे पास। ये आई थिंक सही तरह लोड नहीं हुआ है, ये सही तरह लोड नहीं हुआ है। अच्छा देखो, इसको देखो, जब ये नीचे है ना टाइटेनियम, तो ये शाइन नहीं कर रहा है, जैसे जैसे ऊपर आ रहा है शाइन कर रहा है। ये सही तरह लोड नहीं हुआ आई थिंक। ये देख रहे हो, ये कलर जो है ना ये भी स्क्रॉल के साथ है। मैं कलर पे क्लिक करता हूँ, कलर चेंज होता है, और जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ये पीसी गायब हो जाता है। हाँ, ये टाइटेनियम के नीचे फ़ोन है जो ये अभी लोड हुआ है। अब देखो, ये टाइटेनियम आया, ये फ़ोन आया। अब जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो क्या करेगा ये ऐसे यूँ आपस में एंटर होता है। वो एक दफ़ा हो चुका है, दोबारा नहीं होगा अभी। ये सही तरह ज़रा लोड हो जाए, इसको मैं रिफ़्रेश कर दूँ इस वेबसाइट को। बहुत लंबी चौड़ी वेबसाइट है ये, ठीक है, लेकिन एक शाहकार है। अब इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश। यहाँ पे असल में इतने सारे लोग कनेक्टेड हैं ना, यहाँ पे इतने सारे कंप्यूटर भी हैं और मोबाइल फ़ोन भी लोगों के कनेक्टेड हैं, तो इंटरनेट थोड़ा सा जो है ना वफात पा जाता है आजकल। आज ही हमने रिक्वेस्ट की है कि वो इंटरनेट की ना स्पीड बढ़ा दें। वो तो मोबाइल का डेटा इसलिए नहीं चलता कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ना, ये हर तरफ से बंद है। अच्छा, तो अच्छा ये देखो, अब इसको मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा ना तो ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है। देख रहे हो, जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ उस पर बिहेव कर रहा है किस तरीके से, ये देख रहे हो। सही है, तो बड़ा इन्होंने ज़बरदस्त काम किया। तो इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं इस दौर में आके, ठीक है। और वो HTML जो उस ज़माने में बनी थी उसके 3-4 वर्जन होते हुए आज 5वां वर्जन हम उसका पढ़ेंगे। तो हमने आज जो है सिर्फ कहानी सुनी है, इंटरनेट की पूरी कहानी सुनी है। इंटरनेट बना कैसे, इवॉल्व कैसे हुआ, चलता कैसे, इंटरनेट का पूरा सेटअप कैसे, उस इंटरनेट की एक एंटिटी सर्वर वो कैसे काम करता है, जब सवाल करते हैं जवाब कैसे देता है, DNS सर्वर के बारे में हमने स्टडी किया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है। ये कहानी कॉन्टेक्स्ट है, जिसको हम कहते हैं सयाक व सबाक, ठीक है। पता नहीं क्या कहते हैं उसको, सयाक व सबात कहते हैं या सबाक कहते हैं, क्या सयात व सबाक, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट अंग्रेज़ी में इसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि भाई कोई बात बंदा कह रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये, या इसको उर्दू में एक और वर्ड बोलते हैं तमहीद बांधना। तो ये आज जो मैंने पूरी बात की है, ये HTML CSS पढ़ाने के लिए तमहीद बांध दी है आपको मैंने,
ठीक है, अभी जो भी आगे हम बात पढ़ेंगे उसमें ये कॉन्टेक्स्ट शामिल हाल रहेगा। अगर ये तमहीद आप भूल जाएंगे अगर, और ये अगर कॉन्टेक्स्ट आपका मिस हो गया तो शायद आप वो बात उस तरह नहीं समझ पाए जैसे राइटर आपको समझाना चाहता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम जो है ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। ये चैप्टर सब लोग घर से पढ़ के आएँ, अच्छा, ताकि हम यहाँ पे आके ना डिस्कशन करें। अभी तो शुरू की क्लासेस हैं, आज की क्लास में भी कोई ख़ास हमारी डिस्कशन तो नहीं हुई है। ठीक है, मैं ही बता रहा था और आप लोग सुन रहे थे। कुछ सवालात आप लोगों ने किए, बड़े अच्छे सवाल किए। आई अप्रिशिएट, जो सवाल करने वाले लोग हैं मुझे बड़े पसंद होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट के सवाल से बहुत सारी बातें निकलती हैं। अगर स्टूडेंट सवाल नहीं करता तो बहुत सारी बातें आती ही नहीं है, जहन में ही नहीं आती। अभी आप इस क्लास में भी आपने नोट किया होगा, बहुत सारी बातें जो है आपके सवाल से निकल के आई हैं, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, फिर टॉपिक ज़रा एक तरफ को जाता है। तो जिस तरह के सवाल करेंगे क्लास उसी तरफ मुड़ जाती है, क्लास का रुख उसी तरफ हो जाता है जिस तरह के आपके सवालात आते हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है, आपके पास टाइम है, पूरा हफ्ता है। चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ लो और फर्दर आगे पढ़ना चाहो वो भी पढ़ लो। भाई बुक में जो लिखा हुआ है ना अंग्रेज़ी है, जस्ट कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है, एक सादा सिंपल अंग्रेज़ी है ये। इसमें जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ लो, वर्ड बाय वर्ड इस बुक को आपने पढ़ना है। सही है, वर्ड बाय वर्ड आपने खुद से पढ़ना है उसको। यहाँ पे जब आप आएंगे तो हम डिस्कशन करेंगे। सही है, मिसाल के तौर पे H1 क्या चीज़ होती है, क्या भला है H1। ठीक है, ये जो इसने अभी एक पेज खोला हुआ है, एक बुक खोली हुई है यहाँ पे, एक न्यूज़पेपर यहाँ पे रखा हुआ है, बस ये खोल के हम डिस्कशन करेंगे। अब अगर इसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ने लग जाऊँ अगर, तो फिर बहुत मसला है, फिर वो क्लास में ना वो बात नहीं आएगी, डिस्कशन वाली बात नहीं आएगी, लेवल नहीं होगा क्लास में। सही है, तो ये जो 2-3 चैप्टर है ना शुरू के, ये ऐसे ही हैं, 2-2 4-4 पेज के ही हैं, ये ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है ये, तो इसको पढ़ लेना। सही है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और जिन लोगों के असाइनमेंट्स कल नहीं बने थे भाई वो असाइनमेंट्स बनाओ, फिर घर जाना। सही है।